तो कोशिका चक्र पढ़ रहे थे अपन। कोशिका चक्र में अंतरावस्था अपने पढ़ ली है। फिर दूसरा अपने पढ़ा बेटा विभाजन अवस्था या एम प्रावस्था। अंतरावस्था में क्या क्या पढ़ा है बेटा? ये कोशिका के विभाजन से पूर्व की तैयारी की अवस्था है। इस अवस्था में 3 उप अवस्थाएं होती बेटा, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। क्या होता है ये जीवन, एस और G2? ये अपने बेटा पूरा विस्तार से पढ़ लिया बेटा। समसूत्र विभाजन को पढ़ा है। समसूत्र विभाजन, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन को पढ़ लिया है। ये केंद्रक विभाजन की जो 4 अवस्थाएं हैं बेटा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इनको अपन ने विस्तार से बेटा एक एक अवस्था को पढ़ लिया है। फिर कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ा था लास्ट में बेटा। पट्टिका निर्माण द्वारा किसमें होता है? पादप कोशिकाओं में, और खांच विधि द्वारा जंतु कोशिकाओं में। उसके बाद अपने पढ़ा बेटा खांच विधि द्वारा, और ये यहां तक अपने पढ़ लिया है। आज अपन शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट जो है बेटा विभाजन अवस्था में, और समसूत्री विभाजन पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन या इसको कहते हैं बेटा मियोसिस। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अर्धसूत्री विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन में कोशिका क्या होगी? विभाजित होगी। इससे पहले हमने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया बेटा। उसमें क्या पढ़ा? सम का मीन्स होता है समान, और सूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है उसमें समान थी। समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान थी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मीन्स क्या होता है बेटा? हाफ यानी आधा, सूत्री यानी इस प्रकार का विभाजन दर्शाने वाली जो कोशिका है, उस कोशिका से जो नई कोशिकाएं बनेगी, उन्हें नई बनने वाली पुत्री कोशिकाएं या अपन उसको कहेंगे संतति कोशिकाएं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी रह जाएगी। तो मुख्य डिफरेंस यही है, अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। यह विभाजन किस में होता है बेटा? देखिए एक तो युग्मक निर्माण के समय, लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं बेटा, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो अगुणित युग्मकों के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मकों के निर्माण के दौरान कौन से युग्मक बेटा? लैंगिक युग्मक। तो ये किस में होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है? तो आपको बताना है बेटा लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में। लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिकाओं में, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिकाओं में होता है। कब होता है बेटा? तो आपको बताना है ये युग्मक जनन के दौरान होता है। युग्मक जनन के दौरान होता है, जिससे क्या बनते हैं बेटा? लैंगिक युग्मक बनते हैं। और ये लैंगिक युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। क्लियर बेटा? पहली चीज अपने अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ी है कि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक करने वाले जीवों में, उनकी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की लैंगिक कोशिकाओं में होता है। युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लैंगिक युग्मक बनेंगे। तो दूसरी चीज ये आती है कि लैंगिक जनन करने वाले के अलावा जो जीव है जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, यानी ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, तो क्या उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? तो हाँ, उसमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन नहीं करने वाले ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन क्या होता है? पूर्णतया अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? अनुपस्थित। उनमें अलैंगिक जनन अनुपस्थित, तो उसमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। उन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्लियर बेटा? दो चीजें। नेक्स्ट बेटा अर्धसूत्री विभाजन में क्या करते हैं? इनमें बेटा मैंने अभी बताया है कि बनने वाली पुत्री कोशिका जनक कोशिका है। जनक कोशिका किससे कहेंगे? जो कोशिका विभाजन में भाग ले रही है, यानी जिस कोशिका में विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो बनने वाली जो कोशिका है उसे कहेंगे संतति कोशिका या पुत्री कोशिकाएं। पुत्री कोशिकाएं जो बनेगी बेटा, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी? आधी होगी। जनक से इसमें बेटा गुणसूत्र की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, क्या रह जाएगी? आधी हो जाएगी। देखिए
जनक कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, द्विगुणित थी कोशिका, ये कैसी हो गई, अगुणित हो गई, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। यानी जनक कोशिका में गुणसूत्र 20 थे, तो इससे बनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्र कितने रहेंगे, 10। क्लियर। फिर बेटा ये जो कोशिकाएं हैं, इस प्रकार का जो जनन विभाजन है यह अगुणित कोशिकाओं में नहीं होता है, ये याद रखना है। अगुणित जो सेल्स होती है उनमें बेटा एब्सेंट होता है। अगुणित कोशिकाओं में अलैंगिक जनन नहीं होता है। अलैंगिक कोशिकाओं की बात कर रहा हूं मैं। अलैंगिक कोशिकाओं में लिंग क्या नहीं होता है, अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है। तो क्या अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है, तो क्या बेटा अगुणित जो जीव है, अगुणित जीव जो है कौन कौन से बेटा, शैवाल अगुणित होता है, कवक कैसे होता है बेटा, अगुणित होते हैं। तो क्या इनमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन होता है? अगुणित, मैंने कहा कि अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो क्या अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्योंकि वह जीव कैसा होता है, अगुणित होता है। तो इनमें बेटा ध्यान रखना है, अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है बेटा। तो कैसे होगा बेटा, इनके ये तो जीव ही अगुणित है, इन जीवों के युग्मनज में, इन जीवों का जो युग्मनज होता है बेटा, इन जीवों का जो जाइगोट बनता है, जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अपन ने अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा। पहली चीज कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें युग्मक जनन के दौरान अगुणित युग्मक बनते हैं, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा, ये जनक कोशिका में या इस अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है। नेक्स्ट, अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, ये सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। अगुणित जीवों जैसे शैवाल और कवक है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। उनमें कौन सी अवस्था में होता है बेटा, तो इन जीवों के युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे हैं बेटा अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बेटा। इसमें एक कोशिका है, द्विगुणित तो कोशिका है। देखिए इधर समझिए बेटा, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, दो प्रकार का होता है बेटा। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है बेटा, अगुणित कोशिकाएं बनेगी। अतः इसको बेटा क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटा गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। गुणसूत्रों की संख्या में इसमें क्या हो रही है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की जो संख्या है उसमें क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट, अब इनमें बेटा मियोसिस सेकेंड होता है। इनमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड, जिससे बेटा अगुणित, यहाँ वापस बेटा गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, गुणसूत्रों की संख्या मियोसिस फर्स्ट में ही होती है। यहाँ जो डिवीजन हो रहा है बेटा मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड जो है बेटा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः आधी नहीं हो रही है, तो ये है बेटा, इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का बेटा, एक तो पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से बनने वाली कोशिकाओं में आधी हो जाती है। इस मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ रही है, आधी हो रही है। मियोसिस सेकेंड में गुणसूत्रों की संख्या में जो कोशिका भाग ले रही है उससे गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, समान हो रही है। ये अगुणित कोशिकाएं, इससे बनने वाली दोनों कोशिकाएं अगुणित ही हैं, तो इससे बेटा इक्विनेशनल डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस अपन पढ़ेंगे, पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बेटा मियोसिस सेकेंड। यहां तक क्लियर बेटा, मियोसिस के बारे में यहां तक क्लियर, अर्धसूत्री विभाजन क्लियर।
नेक्स्ट बेटा आप शुरू करते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट क्या कहते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है बेटा, इसमें 4 उप अवस्थाएं होती हैं। पहली पूर्वावस्था फर्स्ट, अपने पढ़ा बेटा समसूत्री विभाजन में भी पूर्वावस्था थी, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, तो पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, और लास्ट है बेटा अंत्यावस्था फर्स्ट। देखिए बेटा पूर्वावस्था जो होती है अर्धसूत्री विभाजन की, पूर्वावस्था प्रथम जो है ये सबसे लंबी प्रावस्था है, ये बेटा सबसे लंबी प्रावस्था है। पूर्वावस्था में 4 और उप अवस्थाएं होती है बेटा। 4 और उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहली है बेटा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन ये याद रखनी बेटा क्रम से। फिर दूसरी आती है बेटा जाइगोटीन, लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन। पूर्वावस्था में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, पहली है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर आती है बेटा पेकाइटीन, फिर आती है बेटा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट में आती है बेटा डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा 5 उप अवस्थाएं है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में 5 उप अवस्थाएं हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था फर्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था है, ये स्वयं 5 उप अवस्थाओं में बटी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब अपन पहले बेटा पूर्वावस्था फर्स्ट को पढ़ेंगे, एक एक के बारे में इनमें पढ़ेंगे बेटा कि किसमें गुणसूत्रों की स्थिति कैसी रहती है। तो शुरू करते हैं बेटा अपन पहली जो अवस्था है लेप्टोटीन फर्स्ट। चलिए पहली उप अवस्था बेटा, उप अवस्था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन देखिए बेटा इसमें क्या याद रखना आपको, इस अवस्था में लेप्टोटीन में क्या होता है, इससे पहले अवस्था कौन सी थी, अर्धसूत्री विभाजन हो या समसूत्री विभाजन हो, दोनों प्रकार के विभाजन से पहले की जो तैयारी की अवस्था होती है अंतरावस्था, वो सेम होता है बेटा, उसमें भी इसमें भी अंतरावस्था होगी। तो अंतरावस्था में सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, उप अवस्था G1, फिर G2 और S। तो ये किसके बाद होती है, ये G2 के बाद होती है बेटा, G2 के बाद होती है। लेप्टोटीन कब शुरू होती है, G2 के बाद। इसमें क्या होता है बेटा, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यानी क्रोमेटिन जो है संघनित होकर, क्रोमेटिन पदार्थ जो है संघनित होकर किसका निर्माण कर देता है, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इनमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण नहीं होता बेटा, गुणसूत्र के मध्य आकर्षण इस अवस्था में नहीं देखने को मिलता है। ये 3 चीज इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी जो उपावस्था है बेटा जाइगोटीन, दूसरी अवस्था बेटा जाइगोटीन। देखिए जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन जो अवस्था है इसमें क्या होगा बेटा, जो गुणसूत्र बने हैं क्रोमेटिन जो है गुणसूत्र में संघनित हो गए, क्रोमेटिन का संघनित हो गए, गुणसूत्रों में संघनित हो गए। तो इसमें बेटा 3 चीजें होगी, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्रों के मध्य इसमें क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा, यानी समजात गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण होगा बेटा, समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण होगा तो क्या बनेंगे बेटा,
समजात गुणसूत्र के जोड़े बनेंगे, अतः बेटा बाईवेलेंट व टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं? बाईवेलेंट और टेट्राड बनते हैं। तीसरा बेटा समजात गुणसूत्र जो हैं, समजात गुणसूत्रों के कुछ खंड आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे कहते हैं बेटा सिनेप्सिस की क्रिया होती है। क्या होती है यहां पर? सिनेप्स। सिनेप्सिस की क्रिया क्या होती है बेटा? जाइगोटीन में सिनेप्सिस क्या होती है बेटा? सिनेप्सिस होती है, यानी समजात गुणसूत्रों के खंड जुड़ जाते हैं। समजात गुणसूत्र के खंड जो होते हैं बेटा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। कैसे बेटा? देखिए, जी इसमें बेटा समजात ये गुणसूत्र है। क्या है? ये गुणसूत्र है। लेप्टोटीन में अलग अलग रहते हैं बेटा। लेप्टोटीन में गुणसूत्रों के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या बढ़ता है बेटा? आकर्षण बढ़ता है, जिससे जो गुणसूत्र है बेटा वो क्या करते हैं? एक दूसरे के नजदीक आते हैं और समजात गुणसूत्र के क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं। ये एक गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, तो ये एक जोड़ा हो गया। जोड़े कितने हैं? गुणसूत्र का एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा बना हुआ है। ये एक गुणसूत्र है, ये क्या हो गया? दूसरा सेकंड जोड़ा। तो भी गुणसूत्र का क्या बन गया बेटा? दूसरा जोड़ा बन गया। यानी इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण होता है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जोड़े बनते हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं बेटा बाइवेलेंट और टेट्राड स्थिति आती है। इसमें क्रोमेटिड्स कितने? 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये जो क्रोमेटिड है बेटा इसमें ध्यान रखना है, ये और ये एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड तो कहलाएंगे बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहेंगे? कि एक ही ये गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, दोनों गुणसूत्र से मिलकर जोड़ा बनाए तो एक ही गुणसूत्र की क्रोमेटिड कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और एक दो अलग अलग क्रोमेटिड के, ये इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड है, ये दूसरे गुणसूत्र का क्रोमेटिड है, तो ये कहलाएंगे बेटा नॉन सिस्टर या अपुत्री, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, या इसको हिंदी में कहते हैं बेटा अपुत्री क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र समजात हैं। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर के क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं। ये जुड़कर ये बेटा जिस स्थान पर ये जुड़ते हैं उसको क्रिया को कहता है सिनेप्सिस। अब देखिए बेटा एक स्पेस जो है इन दोनों गुणसूत्रों के मध्य, ये वाला जो स्पेस है बेटा ये, इसे कहते हैं बेटा यह सिनेप्सिस की क्रिया हुई है। सिनेप्सिस की क्रिया हुई है तो दो समजात गुणसूत्रों के मिलने से, जुड़ने से इनके मध्य की जो स्पेस है, दोनों गुणसूत्रों के मध्य का जो स्पेस है उसको कहते हैं बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा? वापस इधर समझिए, ये बना रहा हूं मैं वापस। दो समजात गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र ये है और एक ये है। यहां तो कौन सी क्रिया हुई बेटा? सिनेप्सिस की क्रिया हुई है। यहां कौन सी क्रिया हुई है? सिनेप्सिस की क्रिया हुई है। ये जो स्पेस है बेटा इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? तो दो समजात गुणसूत्रों के मध्य, दो समजात गुणसूत्रों की सिनेप्सिस होने के पश्चात, दो समजात गुणसूत्रों की सिनेप्सिस में, सिनेप्सिस पश्चात इनके मध्य का स्थान, इनके मध्य का स्थान क्या कहलाता है बेटा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन सी उप अवस्था में दिखाई देता है बेटा? कौन सी अवस्था में बनता है ये? तो जाइगोटीन में। इसका क्या कार्य बेटा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या कार्य करता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या कार्य है? तो देखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है बेटा ये पुनर्योजन में सहायक करता था, विभिन्नता में सहायक है बेटा।
पुनर्योजन में सहायक है। और अपन कह सकते हैं कि दो समझा गुणसूत्रों को जोड़े रखता है, तो दो समझा गुणसूत्रों को जोड़े रखने में सहायक है। दो समझा गुणसूत्रों को जोड़ने में सहायक है बेटा। ठीक है बेटा, दो समझा गुणसूत्रों को जोड़ने में और इसमें पुनर्योजन में सहायक होता है बेटा कौन? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन सी उप अवस्था में होता है? डिप्लोटीन में। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसके बाद जो तीसरी अवस्था है बेटा पेकाइटिन। पेकाइटिन पेकाइटिन जो है बेटा, ये सबसे पहली चीज में ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी उप अवस्था है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की सबसे लंबी उप अवस्था कौन सी थी? प्रोफेज फर्स्ट थी। और प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी उप अवस्था जो है, सबसे लंबी उप अवस्था है। कैसी उप अवस्था बेटा? सबसे लंबी। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी बेटा? इसमें क्या होता है, देखिए अपन अभी जो पढ़ा बेटा, क्या बन रहा है? ये समजात गुणसूत्रों के बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड, देखिए बेटा बाइवेलेंट क्या होता है? बाइवेलेंट का मीन्स है समजात गुणसूत्र, दो गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र का जोड़ा, समजात गुणसूत्र का जोड़ा मीन्स दो गुणसूत्र। और टेट्राड मीन्स जो मैंने लिखा बेटा चतुष्क का मतलब क्या है कि इसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड है, तो गुणसूत्र का जोड़ा बन गया, तो कितने क्रोमेटिड हो गए बेटा? 4 क्रोमेटिड। बाइवेलेंट का मीन्स है समजात गुणसूत्र और टेट्राड का मीन्स है 4 क्रोमेटिड। तो ये जो समजात बाइवेलेंट और टेट्राड जो है, ये स्पष्ट दिखाई कब देते हैं बेटा? तो ये स्पष्ट दिखाई देते हैं बेटा पेकाइटिन अवस्था में। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बढ़ता है। पेकाइटिन में गुणसूत्रों के मध्य जो आकर्षण है वो क्या होगा बेटा? आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, जिससे टेट्राड और बाइवेलेंट जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाइवेलेंट एंड टेट्राड स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है जीन विनिमय क्रिया होती है बेटा। क्या होता है जीन विनिमय? कौन सी उप अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय बेटा पेकाइटिन, प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उप अवस्था में होता है। जीन विनिमय क्या होता है बेटा? देखिए अभी मैंने बताया था बेटा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बने थे। ये क्या है? एक ही गुणसूत्र है, एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड, या इनको कहते हैं बेटा पुत्री क्रोमेटिड। ये दूसरा गुणसूत्र है, अतः बन गया गुणसूत्र का जोड़ा, समजात गुणसूत्र का जोड़ा। ये क्या बेटा? ये और ये पुत्री क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक गुणसूत्र, ये दूसरे गुणसूत्र का क्रोमेटिड है। ये है बेटा अपुत्री क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्या होता है बेटा? गुणसूत्र समजात गुणसूत्र का जो जोड़ा है उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में गुणसूत्र के कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय क्या है? अपुत्री क्रोमेटिड जो जुड़े हुए हैं, अपुत्री क्रोमेटिड्स जो जुड़े हुए बेटा, इनके कुछ खंडों का, तो अपुत्री समजात गुणसूत्रों की अपुत्री जो क्रोमेटिड्स हैं, अपुत्री क्रोमेटिड्स के खंडों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। खंडों का आदान प्रदान, इसी को कहते हैं बेटा जीन विनिमय, या इंग्लिश में इसको लिखता है बेटा क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्या महत्ता है? इसका महत्व यह है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है बेटा आनुवंशिकी के दौरान, जो गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है पेकाइटिन में, जिससे बेटा क्या उत्पन्न होती है? विविधताएं उत्पन्न होती है। तो पेकाइटिन अवस्था, पेकाइटिन पढ़ रहे हैं बेटा, पेकाइटिन में क्या होगा? सबसे लंबी उप अवस्था है, गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बढ़ता है, जिससे बाइवेलेंट और टेट्राड स्पष्ट दिखाई देते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या होता है? जीन विनिमय की क्रिया होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये बेटा इससे विविधताएं आती हैं।
हाँ, तो पेकाइटिन में बेटा ये चीजें जीन विनिमय होता है। इसके बाद जो स्टेज आती है बेटा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन डिप्लोटिन में क्या होगा बेटा, देखिए अपने जो पहले पढ़ा था बेटा, पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कहां कहां होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। देखिए बेटा इसको क्रॉसिंग ओवर को, इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर क्या है, अलग से पूछा भी गया क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए बेटा सबसे पहले ये कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, पेकाइटिन अवस्था में, पेकाइटिन उपावस्था में होता है। दूसरा बेटा इसमें क्या है कि समजात गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र के जोड़े कब बनते हैं, डिप्लोटिन अवस्था में बनते हैं, सॉरी जाइगोटिन अवस्था में बनते हैं। तो समजात जो गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं, अपुत्री गुणसूत्र, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसमें, डीएनए खंडों का आदान प्रदान, ये है बेटा, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना बेटा, जो समजात गुणसूत्र हैं उसके अपुत्री क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के गुणसूत्रीय खंडों या डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है। एक चीज और, इसमें इसको प्रेरित तो कौन करता है बेटा, तो इसका प्रेरण एक एंजाइम करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है क्रॉसिंग ओवर का प्रेरण करता है। फिर अपने पढ़ा था बेटा इसका जो महत्व है, जीवों में जो आनुवंशिक विविधता आती है बेटा, जीवों में समय के साथ साथ जो विकास हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो जीवों में आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती है किसके द्वारा, जीन विनिमय के द्वारा। तो अपन पढ़ रहे थे बेटा, चौथा जो स्टेप है पेकाइटिन के बाद डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या है, डिप्लोटिन में क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट देख, इसमें एक चीज जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण कौन सी स्टेज में होता है बेटा, तो जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ा, जिससे गुणसूत्रों के अपुत्री क्रोमेटिड आपस में जुड़े और उनके मध्य का जो स्थान है वो, उसको क्या कहा आपने, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसको क्या कहा बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये यहां बनाया था बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा था आपने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है बेटा, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये बेटा टूटता है, ये विखंडित हो जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वह विखंडित हो जाता है, जिससे क्या होगा, समजात गुणसूत्र जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। जैसे ही प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा तो गुणसूत्र वापस अलग अलग होंगे, तो गुण विखंडित होगा। तो बेटा समजात गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्रों में क्या बढ़ेगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो गुणसूत्र बेटा, समजात गुणसूत्र अलग अलग होंगे। लेकिन बेटा ये एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे, समजात गुणसूत्र के मध्य अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, वो अलग होंगे। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिस स्थान पर क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो स्थान गुणसूत्र से जुड़े रहेंगे, वहां से गुणसूत्र जुड़े रहेंगे। लेकिन जीन विनिमय वाले स्थान पर, जीन विनिमय स्थान पर ये जुड़े रहते हैं, जीन विनिमय वाले स्थान पर जुड़े रहते हैं। देखिए बेटा ये ऐसे था जीन विनिमय, यहां से क्या होगा बेटा, क्रॉस रूप में एक्स आकार में, एक्स आकार से बेटा जीन विनिमय वाले स्थान से जुड़े रहेंगे। तो ये एक्स रूपी जो संरचना बनेगी बेटा, इसको कहते हैं काइएज्मा। क्या कहते हैं, काइएज्मा या काइएज्मेटा का निर्माण होता है। तो काइएज्मेटा का निर्माण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, डिप्लोटिन में होता है। और काइएज्मेटा किसे कहते हैं कि डिप्लोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विखंडन होने से गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा, जिससे गुणसूत्र अलग होंगे। लेकिन यही समजात गुणसूत्र
अपने क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर जुड़े रहते हैं, एक्स आकार में जुड़े रहते हैं। जिस स्थान से जुड़े रहेंगे उसे काइएस्मेटा कहते हैं। इसके बाद बेटा आएगा अंतिम स्टेज जो है वो है बेटा डाइकाइनेसिस। अंतिम अवस्था ये बेटा प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है डाइकाइनेसिस। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, ये जो है प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक मुख्य इंपॉर्टेंट जो क्रिया होती है वो है बेटा टर्मिनलाइजेशन। ये क्या होता है इसको समझिए। उपांति भवन की जो क्रिया है वह कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होती है, तो प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस जो अंतिम अवस्था है। इसमें क्या होता है बेटा, उपांति भवन क्या होता है, देखिए जो अपना भी पढ़ा था बेटा कि काइजमेटा बनते हैं, काइजमेटा द्वारा एक्स आकार के सिरों द्वारा गुणसूत्र खंड जुड़े हैं। तो ये जो एक्स आकार युक्त जो काइजमा है, ये जो काइजमा है बेटा, इस काइजमा के द्वारा गुणसूत्र क्या आपस में जुड़े हुए हैं। ये काइजमा किस आकार के से जुड़े बेटा, एक्स आकार से। अब ये जो काइजमेटा है, काइजमेटा जो क्षेत्र है बेटा, कौन सा क्षेत्र है, जहां पर क्या हुआ था, जीन विनिमय क्षेत्र है। अब क्या होता है बेटा, अपने इससे पहले वाली अवस्था में बेटा कि गुणसूत्र अलग होते हैं लेकिन काइजमा वाले क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अब ये काइजमेटा वाला जो क्षेत्र है ये क्या करता है, धीरे धीरे सिरे की ओर तरफ बढ़कर अलग हो जाता है। तो काइजमा उपांति भवन क्या होता है, काइजमेटा जो है गुणसूत्र के, काइजमेटा सिरे जो है गुणसूत्र के सिरे की ओर जाकर अलग हो जाता है। सिरे की ओर जाकर क्या होना, अलग होना, ये कहलाता है उपांति भवन। ये क्रिया किसमें होती है, डाइकाइनेसिस में। इसके अलावा और क्या होता है बेटा, इसके अलावा बेटा इसमें क्या होगा, गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका और केंद्रक जो झिल्ली है वह क्या हो जाएगी बेटा, विलुप्त हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये क्या हो जाएगी बेटा, ये विलुप्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये बेटा प्रोफेज फर्स्ट पूरा हुआ। प्रोफेज फर्स्ट में अपने कहां से शुरू किया था बेटा, प्रोफेज फर्स्ट जो है पहली अवस्था लेप्टोटीन पढ़ी अपने, फिर जाइगोटीन पढ़ा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी वापस मैं रिवाइज करूंगा, एक एक जो अवस्था में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है बेटा। ये पढ़ा अपने डिप्लोटीन, ये डाइकाइनेसिस। जीन विनिमय पढ़ा था बेटा, जीन विनिमय अनुवांशिक विविधता के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। इसके बाद तो डायनासिस पूरा हुआ। तो बेटा देखिए अब इंपॉर्टेंट वापस जो उप अवस्थाएं पढ़ी अपने, प्रोफेज फर्स्ट बेटा, प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं थी बेटा। प्रोफेज फर्स्ट पहली उप अवस्था कौन सी थी बेटा, पहली अपने पढ़ी है लेप्टोटीन। एक मिनट बेटा शुरू करता हूं मैं। लेप्टोटीन पढ़ी है, तो लेप्टोटीन में क्या इंपॉर्टेंट था बेटा, लेप्टोटीन में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर, तो लेप्टोटीन में आपको ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होती है महत्वपूर्ण क्रिया कि क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन बेटा संघनित होता है। क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बना देते हैं। ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट यही है इसमें। दूसरी पढ़ी बेटा जाइगोटीन, दूसरी क्या पढ़ी अपने, जाइगोटीन पढ़ी है बेटा। तो जाइगोटीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें याद रखनी है। जाइगोटीन में पहली तो क्या पढ़ा था बेटा, इसमें कौन सी क्रिया होती है, सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस का मतलब क्या है बेटा कि इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन हुआ। समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या हुआ बेटा, युग्मन हुआ। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बढ़ा और समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन हुआ। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी बेटा, इसमें बाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण हुआ। बाइवेलेंट और टेट्राड, जैसे ही समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा तो समजात, इसमें बाइवेलेंट और टेट्राड बने बेटा। बाइवेलेंट क्या, समजात गुणसूत्रों को बाइवेलेंट करते हैं, और एक समजात गुणसूत्र में 4 क्रोमेटिड होते हैं, टेट्राड स्थिति होती है। नेक्स्ट बेटा तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी अपने पढ़ी है कि इसमें सिनेप्टोनिमल
सिनेप्टोनिमल संकुल या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो लेप्टोटीन में और जाइगोटीन में तीन चीजें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद अपने पढ़ी बेटा पेकाइटिन, फिर इसके बाद अपने पढ़ी है पेकाइटिन। तीसरी अवस्था पेकाइटिन में क्या याद रखना बेटा, पेकाइटिन में क्या याद रखना है कि ये बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट जो है ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड स्पष्ट दिखाई देते हैं बेटा, स्पष्ट विजिबल होते हैं। इसके बाद बेटा पेकाइटिन में क्या थी, एक महत्वपूर्ण घटना जीन विनिमय हुआ यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर या जिसको कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय व पुनर्योजन की क्रिया, जीन विनिमय और पुनर्योजन की क्रिया किसमें होती है, पेकाइटिन में, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है बेटा, आनुवंशिक विविधता। ये याद रखनी है तीनों चीजें, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पेकाइटिन में। फिर इसके बाद अपने पढ़ा था बेटा पेकाइटिन के बाद डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या ध्यान रखना बेटा, आपको एक शब्द डिप्लोटीन में याद रखना है, काइएज्मेटा। काइएज्मेटा या काइएज्मा, ये याद रखना बेटा। लास्ट जो था बेटा, लास्ट जो थी स्टेज अपने डाइकाइनेसिस, लास्ट स्टेज थी बेटा डाइकाइनेसिस। लास्ट स्टेज के रूप में हमने क्या पढ़ी बेटा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या याद रखना बेटा, इसमें कौन सी क्रिया पढ़ी अपने, टर्मिनाइलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन क्या हुआ था इसमें, काइएज्मा जो है, काइएज्मा गुणसूत्र के सिरे की तरफ आगे गति करके अलग हो जाना, यही टर्मिनाइलाइजेशन या उपांति भवन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये इनकी समरी है। प्रोफेज फर्स्ट, ये क्या है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में ये अपने पांच उपोष्ठा पढ़ी बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। इसको बेटा ये समरी के तौर पे इसको आप नोट डाउन कर लें, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज इनमें क्या कंफ्यूजन होता है कि बाइवेलेंट का निर्माण कहां होता है, बाइवेलेंट का स्पष्ट विजिबल कौन सी स्थिति में होते हैं, कोष के वजन की कौन सी अवस्था में जीन विनिमय होता है, कौन सी अवस्था काइएज्मेटा से संबंधित है, टर्मिनाइलाइजेशन किस अवस्था से संबंधित है, यानी सिनेप्स या सिनेप्सिस कौन सी अवस्था में बनते हैं। तो ये चीजें आपको बेटा इजी बनाती है। क्लियर बेटा। इसके बाद अपन ये अपनी अवस्था पूरी हुई बेटा प्रोफेज फर्स्ट की, एक प्रोफेज फर्स्ट पूरा हुआ है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट। ये आगे अपन शुरू करते हैं बेटा मेटाफेज, दूसरी जो स्टेज है बेटा प्रोफेज फर्स्ट के बाद आती है बेटा मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है बेटा मेटाफेज फर्स्ट। तो इसमें देखिए बेटा क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है बेटा, ये क्या है बेटा, समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र है जिनके डीएनए खंडों का क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता। ये समजात गुणसूत्र कहां जाके व्यवस्थित होते हैं बेटा, ये समजात गुणसूत्र मेटाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र कहां व्यवस्थित हो जाते हैं बेटा, मध्य पटलिका पर, या इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, यहां पर लिखते हैं बेटा मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बेटा प्रत्येक समजात गुणसूत्र में 2 काइनेटोकोर होंगे और प्रत्येक काइनेटोकोर तर्कु तंतुओं से, दोनों काइनेटोकोर एक ही दिशा से तर्कु तंतुओं से जुड़े होते हैं। तो ये स्थिति होती है बेटा। तो पहली चीज क्या है मेटाफेज में, आपको पहली चीज क्या लिखनी बेटा कि समजात गुणसूत्र जो हैं, समजात गुणसूत्र जिनका युग्मन हुआ था और फिर वापस पृथक हुए थे, वो बेटा मेटाफेजिक प्लेट या मध्यावस्था या मध्य पटलिका, मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाती है। मध्यावस्था पट्टिका पर क्या हो गए बेटा, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये व्यवस्थित हुए मध्य पटलिका पर। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें लिखना है कि समजात गुणसूत्र में, प्रत्येक समजात गुणसूत्र में 2 काइनेटोकोर पाए जाते हैं। काइनेटोकोर क्या होता है अभी लिखेंगे। तो प्रत्येक समजात गुणसूत्र में
क्या लिखेंगे बेटा, प्रत्येक समजात गुणसूत्र में, प्रत्येक लिखो बेटा, प्रत्येक समजात गुणसूत्र में दो काइनेटोकोर उपस्थित, दो काइनेटोकोर उपस्थित। और ये काइनेटोकोर किससे जुड़ते हैं बेटा, तर्कु तंतु से। ये अपने काइनेटोकोर क्या है, तर्कु तंतु किसके बने होते हैं, ये अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा दिया बेटा मैंने। तो तर्कु तंतु से जुड़कर, तर्कु तंतु से जुड़े होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, दोनों काइनेटोकोर एक ही दिशा में जुड़ते हैं, एक ही दिशा में तर्कु तंतु से जुड़ते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा, ये तर्कु तंतु से जो जुड़े हुए, तर्कु तंतु से जुड़कर ये मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। तो तर्कु तंतु का निर्माण कौन सी अवस्था में शुरू होता है बेटा, मेटाफेज अवस्था में निर्माण होता है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी बेटा, मध्य अवस्था फर्स्ट में, इसमें समजात गुणसूत्र मध्य पटलिका पर व्यवस्थित, प्रत्येक समजात गुणसूत्र पर दो काइनेटोकोर उपस्थित होते हैं जो तर्कु तंतु से एक ही दिशा में जुड़े होते हैं। तर्कु तंतु का निर्माण इसमें होता है। तीसरी जो अवस्था बेटा एनाफेज, तीसरी जो अवस्था बेटा पश्चावस्था या एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए इसमें क्या होता है, पहले समझिए फिर मैं डायग्राम से समझूंगा। समजात गुणसूत्र जो हैं तर्कु तंतुओं से जुड़े हुए और मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित थे। समजात गुणसूत्र कहां स्थित है, मेटाफेजिक प्लेट पर। अब ये क्या होंगे, ये समजात गुणसूत्र जो हैं मेटाफेजिक प्लेट से इन गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा। दूसरी चीज, इसमें गुणसूत्र बिंदु का विपाटन या पृथक्करण या खंडन नहीं होता है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, इसमें समजात गुणसूत्रों के पृथक्करण से गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी दोनों ओर चली जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। नेक्स्ट चीज, इसमें गुणसूत्रों का पृथक्करण हो रहा है या आनुवंशिक रूप से पृथक्करण हो रहा है, जिससे विविधताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें बेटा समझिए क्या क्या होता है, एनाफेज अवस्था में, एनाफेज में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा, न कि गुणसूत्र बिंदु का विपाटन, गुणसूत्र बिंदु का यानी सेंट्रोमियर का विपाटन इसमें नहीं होता है, बाकी गुणसूत्र बिंदु का विपाटन या ब्रेकिंग। दूसरा बेटा इसमें क्या होता है, दूसरी चीज बेटा इसमें गुणसूत्र बिंदु का विपाटन नहीं होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्रीय पृथक्करण होता है बेटा। क्या हो गया इसमें, गुणसूत्रीय पृथक्करण। इसी को कहते हैं बेटा आनुवंशिक पृथक्करण, आनुवंशिक पृथक्करण हो गया। जिससे क्या उत्पन्न होगी बेटा, जिससे बेटा विविधताएं उत्पन्न होगी, जिससे क्या उत्पन्न होती है, विविधताएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट बेटा इसमें क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, पश्च अवस्था के दौरान जो गुणसूत्रों का, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ है, उससे बेटा गुणसूत्रों की संख्या आधी इसी अवस्था में होती है। पश्च अवस्था फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की जो संख्या है बेटा क्या हो गई, आधी हो गई। देखिए बेटा इधर ये कोशिका है, इसमें क्या होता है बेटा, गुणसूत्र जो है तर्कु तंतु, देखिए गुणसूत्र का पृथक्करण जो होता है बेटा, ये मेटाफेजिक प्लेट थी। यहां से बेटा क्या हुआ, गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ। कौन से गुणसूत्र का, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ, जिससे क्या हो गई, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, गुणसूत्रों के पृथक्करण में किनका योगदान है, तर्कु तंतुओं का। तर्कु तंतु से ही गुणसूत्र जुड़े हुए, तो तर्कु तंतु का क्या होगा, इसमें संकुचन और शिथिलन होता है। दो प्रकार के तर्कु तंतु होते हैं बेटा, ये गुणसूत्र से जुड़े हुए, गुणसूत्र और गुणसूत्रों के मध्य तर्कु तंतु जो है बेटा, इन्हें कहते हैं इंटरजोनल गुणसूत्र। क्या कहते हैं, इंटरजोनल गुणसूत्र। और ऐसे तर्कु तंतु जो सीधे गुणसूत्र से जुड़े हैं उन्हें कहते हैं गुणसूत्रीय तर्कु तंतु। तो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु में तो संकुचन होगा और इंटरजोनल जो तर्कु तंतु है उनमें शिथिलन होगा। इनमें ये ध्यान रखना है, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु, दो प्रकार के तर्कु तंतु हैं, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु और इंटर जोनल तर्कु तंतु। तो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु है,
इसमें तो बेटा होगा संकुचन, क्योंकि तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, इनमें संकुचन होगा तो गुणसूत्र जो है ध्रुवों की तरफ गति करेंगे। और ये इंटरजोनल ये है बेटा, ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, और ये है बेटा क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय स्पिंडल बिंदु। गुणसूत्रीय तर्कु तंतु में संकुचन होगा, और इंटरजोनल जो तर्कु तंतु है बेटा, इनमें क्या होगा, इनमें शिथिलन होगा। देखिए बेटा इससे क्या होगा, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु कौन से बेटा, जो ध्रुवों से निकलने वाले तर्कु तंतु से गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु जुड़ा है वो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु है। इंटरजोनल तर्कु तंतु समजात गुणसूत्रों के मध्य पाए जाने वाले तर्कु तंतु है इंटरजोनल तर्कु तंतु। तो देखिए इनमें शिथिलन होगा, यानी ये लूज होंगे बेटा, तो ये जो इन गुणसूत्रों के मध्य जो आकर्षण है वो हटेगा। और गुणसूत्रीय तर्कु तंतु में संकुचन होगा तो गुणसूत्र किस तरफ खींचेंगे, ध्रुवों की तरफ। इसमें एक स्थिति और बनेगी, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु के संकुचन से गुणसूत्र बिंदु जो है वह ध्रुवों की तरफ रहेगा। गुणसूत्र बिंदु किधर रहेगा, गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की तरफ। किधर खींचेगा बेटा, ध्रुव की तरफ, दोनों ध्रुवों की ओर। और बेटा गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, गुणसूत्र की भुजाएं ये बेटा केंद्र की ओर रहेगी। कौन सी अवस्था में, ये बेटा एनाफेज फर्स्ट अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्रों में संकुचन और शिथिलन होता है। गुणसूत्रीय तर्कु तंतुओं में संकुचन होगा, इंटरजोनल तर्कु तंतु में शिथिलन होगा। संकुचन से गुणसूत्रीय गुणसूत्र बिंदु जो है बेटा, ये देखिए ये किस तरफ होगा, गुणसूत्र बिंदु बेटा ध्रुव की तरफ होगा, और ये भुजाएं बेटा केंद्र की तरफ होती है। ठीक है बेटा, ये पश्चावस्था फर्स्ट। अब इसके बाद आएगा बेटा अंत्यावस्था फर्स्ट। लास्ट स्टेज है बेटा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अंत्यावस्था। अंत्यावस्था फर्स्ट, या इसको लिखते हैं बेटा टीलोफेज फर्स्ट। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखिए अपने जो पढ़ा था बेटा, ये गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं। और गुणसूत्र की संख्या क्या बताई थी बेटा, गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या होगी बेटा, आदि, यानी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये इसमें गुणसूत्र n आगे, ये भी बेटा अगुणित गुणसूत्र है। तो ये गुणसूत्र क्या है, अंत्य अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरह से ध्रुवों की तरफ पहुंच जाएंगे। ध्रुवों पर पहुंचकर ये गुणसूत्र पुनः वी कुंडलित होकर क्रोमेटिन धागे बनाएंगे, फिर उनके चारों केंद्रक झिल्ली बनेगी, केंद्रिका वापस आएगी, गोल्जिका अंतःपर्दवी जालिका ये भी वापस इसमें दिखने लगेंगे। तो बेटा अंत्य अवस्था में क्या लिखना है आपको, तो पहला जो पॉइंट है कि गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ या ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दूसरा बेटा इसके चारों ओर, दूसरा पॉइंट, ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात गुणसूत्र किसमें बदल जाएंगे बेटा, गुणसूत्र से पुनः क्रोमेटिन धागे में बदल जाएगा। फिर बेटा इसके चारों ओर क्या बनेगी, केंद्र की झिल्ली बनेगी बेटा, गुणसूत्रों के चारों केंद्रक झिल्ली बनेगी, और केंद्रक झिल्ली के चारों ओर बाहर की तरफ बेटा गोल्जिकाई अंतःपर्दवी जालिका बनेगी, या ये वापस दिखने लगेगी। केंद्रक झिल्ली के साथ बेटा केंद्रक में और क्या आएगा, केंद्रिका, पुनः प्रकट। ये बेटा अंत्यावस्था फर्स्ट में। देखिए बेटा केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, ये केंद्रक झिल्ली बेटा, इसमें ये क्रोमेटिन है, कोशिका एक ही है, ये क्या बेटा केंद्रक झिल्ली है, ये वापस केंद्रक झिल्ली बन गई बेटा। इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी n, ये भी केंद्रक झिल्ली है, और इसमें क्या बन गया बेटा, गुणसूत्र जो थे वो वापस क्रोमेटिन धागे के रूप में परिवर्तित हो गए। अब देखिए बेटा ये अपने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन के सेकंड के मध्य में क्या अंतरावस्था होगी, अंतरावस्था होगी। तो कैसी अंतरावस्था होगी, तो इसमें देखिए बेटा इसके बाद क्या होगा, देखिए अपन ने शुरू किया था बेटा कोशिका चक्र जो है, यही था बेटा
सबसे पहले कौन सी अवस्था थी बेटा? अंतरावस्था। अंतरावस्था पढ़ा आपने, तो कौन कौन सी अवस्था थी बेटा? G1, G1 के बाद S, फिर G2। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें बेटा तो इसमें बात आएगी बेटा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी है। उसके बाद बेटा मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद बेटा एनाफेज फर्स्ट, और फिर अपने पढ़ी है टीलोफेज फर्स्ट। यानी कि ये जो था बेटा, ये कौन सा विभाजन था? मियोसिस फर्स्ट। ये अपने पढ़ा बेटा मियोसिस फर्स्ट पढ़ लिया है। कोशिका चक्र का मैं अर्धसूत्री विभाजन बता रहा हूं। टीलोफेज के बाद फिर कोशिका किसमें एंटर करेगी बेटा? समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो होता है बेटा, वह लगभग पूरी तरह से जैसे समसूत्री विभाजन पढ़ा है, वो केवल उसमें चेंजेज होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा बेटा? मियोसिस सेकेंड होगा, जो कैसे होता है बेटा? समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इन दोनों के मध्य जो एक अंतराल अवस्था आएगी, इनके मध्य जो अंतरावस्था आती है, अंतराल अवस्था कहते हैं उसको, उसको इंटरफेज ना कहकर बैठता, उसको कहते हैं इंटरकाइनेस, इंटर अंतराल अवस्था, इंटरनल या इंटरफेज। इंटरफेज ये अंतराल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अंतराल अवस्था, अंतराल अवस्था कहते हैं हिंदी में। अब ये अंतराल अवस्था जो, इसमें क्या होगा विशिष्टता बेटा? इसमें G1 अवस्था होगी और G2 होगी। इसमें बेटा इस अंतराल अवस्था में S प्रावस्था नहीं होती, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। S प्रावस्था नहीं होगी क्योंकि बेटा अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का संश्लेषण एक ही बार होता है। डीएनए का संश्लेषण एक ही बार होगा। कब होगा? मियोसिस से पहले वाली जो अंतरावस्था है उसकी S प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर अंतराल अवस्था आती है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। तो उस अंतराल अवस्था में G1 और G2 होगा, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा, लेकिन डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें S प्रावस्था नहीं होगी। कौन सी अंतराल अवस्था में? जो अंतराल अवस्था बेटा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के मध्य होती है। तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद फिर बेटा क्या आएगी? वापस प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड आएगी, फिर आएगी बेटा मेटाफेज सेकेंड आएगी। क्या पढ़ेंगे अपन? मेटाफेज सेकेंड। वैसी की वैसी है इनमें स्थितियां जो अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा बेटा। फिर इसके बाद आएगा एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड। इसके बाद आएगा बेटा टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड के बाद बेटा अपन पढ़ेंगे, तो अपने पढ़ रखा है कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन ये अपने पढ़ लिया है। कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार का, खांच विभाजन और पट्टिका विभाजन। अब इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इनमें एक इंपॉर्टेंट और क्या है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं सेकंड है, या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की सभी अवस्थाएं लगभग समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं के समान होती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है बेटा? यहां पर अपने एनाफेज फर्स्ट जो है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड का आपको याद रखना बेटा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, या गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? कौन सी अवस्था में होती है बेटा? अभी मैंने बताया था, पढ़ाया था भी, गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है बेटा। और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होकर यहाँ पर क्या होता है? गुणसूत्रों का गुणसूत्र का या गुणसूत्र जो बिंदु है बेटा उसका विपाटन होता है। गुणसूत्र बिंदु का विपाटन कौन सी अवस्था में होता है? तो एनाफेज सेकेंड में होता है। एनाफेज फर्स्ट में बेटा गुणसूत्र बिंदु का विपाटन नहीं होता है। और मैंने लिखा भी था बेटा कि गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, ना कि गुणसूत्र बिंदु का विपाटन होता है। ये बेटा देखिए पश्चावस्था फर्स्ट या एनाफेज फर्स्ट, जो ये बेटा इंग्लिश में इसको लिखते हैं एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या बताया था बेटा मैंने कि एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। गुणसूत्र का पृथक्करण, न कि गुणसूत्र बिंदु का विपाटन होता है। ये गुणसूत्र बिंदु का विपाटन कौन सी अवस्था में होगा? एनाफेज सेकेंड में होगा। तो बेटा ये बताने जा रहा था, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन में बेटा क्या याद रखना इंपॉर्टेंट? मियोसिस जो है बेटा ये अपने पढ़ा है। मियोसिस
कोई भी विभाजन कोशिका G1 से प्रारंभ होगी, फिर S प्रावस्था आएगी G2। प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, एनाफेज सेकंड में गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है, बल्कि गुणसूत्र बिंदु का विपाटन होता है। दूसरी चीज, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो अंतराल अवस्था आती है उसमें एस प्रावस्था नहीं होती है। क्लियर बेटा? यानी कि देखिए बेटा, मियोसिस जो है बेटा, मियोसिस और सूत्री विभाजन, इसमें विभाजन कितने बार होता है? कोशिका विभाजन कितने बार करती बेटा? 2 बार होगा, यानी कोशिका विभाजन 2 बार होता है बेटा। कौन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन बेटा इसमें एस प्रावस्था, यानी कि बेटा इसमें डीएनए का संश्लेषण कितने बार होगा? डीएनए का संश्लेषण बेटा अपन कहेंगे तो 1 ही बार होगा। अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन 2 बार करेगी कोशिका, लेकिन उसमें 1 ही बार बेटा डीएनए का संश्लेषण होगा।